जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज एक बार हम लोग फिर भारत के संवैधानिक इतिहास को देखेंगे। इस टॉपिक पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1853 चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग साथियों 1858 से लेकर 1909 तक मार्ले मिंटो सुधार तक कुछ कानूनों को पढ़ेंगे। ठीक, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोगों ने 7-8 कानूनों को पढ़ा था, जिनमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक की कहानी को देख लिया था। हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा था, 1781 के संशोधन अधिनियम को देखा था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने चार्टर एक्ट की कहानी को देखा था, जिसमें 1793 से लेकर 1853 तक की कहानी को हम लोगों ने देखा था। आप लोगों को पता होगा साथियों कि 1857 में भारत में क्रांति होती है, और जब क्रांति होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होते होते बचता है। किसी तरह बेचारे लपेटाते लपेटाते बचते हैं। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं, जिनका शासन है उस समय, उन लोगों को लगता है कि अब भारत में शासन चलाना कंपनी के बस का नहीं रह गया है, तो कंपनी से पूरा शासन सत्ता ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेती है। यहां से मतलब 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक ब्रिटिश क्राउन ही भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगा। तो इससे पहले कौन कर रहा था? इससे पहले कंपनी कर रही थी। 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन था। मतलब पिछले कानूनों को जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कंपनी के शासन के कानूनों को हम लोगों ने पढ़ा है। यहां से जो समय चालू होगा वो सम्राट का शासन चालू होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू होगा, जो 1858 से 1947 तक चलेगा। इसी क्रम में पहला जो कानून आता है, यानी कि ब्रिटेन से जो कानून आएगा अब, उस कानून का, पहले कानून का जो नाम है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ये आता है 1858 में। 1858 में आता है भारत सरकार अधिनियम। इस कानून के तहत भारत का चाहे गवर्नर वाला पद हो, चाहे पूरा क्षेत्रफल हो, मतलब कंपनी जितने क्षेत्रफल पर शासन कर रही थी, राजस्व का मामला हो, सारा मामला ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब सीधा सीधा कंपनी अब यहां से समाप्त हो जाएगी, कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, पूरा सारा शासन प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा, प्रब्रिटिश राज मुकुट के हाथ में चला जाएगा, मतलब राजा रानी के पास चला जाएगा। ठीक, अब वही लोग सारा शासन प्रशासन देखेंगे। ठीक, पहली जो बात हुई इस कानून में वह था जो पद गवर्नर जनरल का था, जो गवर्नर जनरल का पद था, जनरल लगा लीजिएगा, वह वायसराय हो गया। वायसराय हो गया। इसका नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया। भाई
अब कंपनी का शासन रहा नहीं तो नामो चेंज हो गया, वायसराय हो गया। वायसराय का मतलब सीधा सीधा समझिए वाइस कप्तान टाइप की चीज है। कप्तान महारानी है और यह वाइस कप्तान है, मतलब मेन आदमी तो वो है कप्तान, मेन कप्तान तो वायसराय है, वो मेन कप्तान तो महारानी है, ये वाइस कप्तान है जो भारत को देखेगा, वाइसराय है। यह पहला कौन हुआ? तो पहला वाइसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग। मैं कैनिंग लिख दे रहा हूं, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय हुआ। और यही लास्ट गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि गवर्नर जनरल यही था। तो जब गवर्नर जनरल से वायसराय बनाया गया पद, तो उसी व्यक्ति को वायसराय बना दिया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल यही है और पहला वायसराय भी यही है। अब एक चीज थोड़ा क्लियर हो जाइए, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया था, जनरल शब्द जुड़ गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। गवर्नर जनरल पहला जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब 1858 के भारत परिषद अधिनियम से वही भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। कहानी बड़ी सिंपल है, ये 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और पहला वायसराय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, ठीक। अब दूसरी बात जो इस कानून में हुई वह था एक भारत का राज्य सचिव बनाया गया। भारत का राज्य सचिव नाम से एक नया पद बनाया गया। भारत का राज्य सचिव नाम से ये एक नया पद बनाया गया। राज्य सचिव नाम से एक नया पद बनाया गया। इस सचिव के पास प्रशासन की सारी नियंत्रणकारी शक्तियां इसमें निहित थी, सचिव के पास थी। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि साथियों, अभी तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, ये दोनों विभाग समाप्त कर दिए गए इस कानून के द्वारा। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था, इसमें 24 लोग हुआ करते थे जो कंपनी का संचालन करते थे, इसको समाप्त कर दिया गया इस बोर्ड को। और जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो देखता था कि अनाप शनाप काम न कर पाए निदेशक बोर्ड, उसको भी समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। और एक नया पद भारत का राज्य सचिव बना दिया गया। अब यह वायसराय के कार्य को देखे परखेगा और उसका जांच पड़ताल करता रहेगा। मतलब सीधा सीधा कहिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसी से मिलता जुलता ये काम करेगा सचिव, क्योंकि यह जो सचिव है यह ब्रिटेन की संसद का प्रतिनिधि है, ब्रिटिश संसद का आदमी है यह, इसलिए यह व्यक्ति संसद के प्रति उत्तरदायी है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद का व्यक्ति है। जबकि जो वायसराय है
ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि महारानी का है, महारानी विक्टोरिया का है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आसान है। वायसराय राजा रानी का आदमी है, सचिव कौन है? संसद का आदमी है। तो दोनों लोग अपने अपना अपना आदमी रख दिए हैं और दोनों लोग मिलकर भारत के शासन को अब चलाएंगे। ठीक, इसकी सहायता के लिए ये जो सचिव है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम भी बनाई गई। 15 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जो इसको सचिव को सलाह देती थी। इस पूरी टीम के ऊपर भारत में भी और ब्रिटेन में भी मुकदमा करने का अधिकार था। मतलब ये जो राज्य सचिव की टीम है, यह किसी के ऊपर जो शासन प्रशासन चला रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा कर सकती थी, भारत में भी ब्रिटेन में भी, और इस पूरी समिति पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक, ये कहानी है इसकी राज्य सचिव समिति की। यह एक अस्थाई संस्था थी, नियमित संस्था थी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 15 में से 5 का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव के जरिए कुछ लोगों को लाया जाएगा तो कुछ लोगों को निकाला जाएगा, ऐसा नहीं था। जिनकी नियुक्ति हो गई है, जो है सो है, वही लोग रहेंगे। किसी प्रकार का इधर से उधर रिटायर हटाया उठाया जाएगा तो ब्रिटिश संसद के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक, इतनी कहानी थी इस भारत सरकार अधिनियम में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कहानी है वह इसके बाद की है। दूसरा जो कानून आता है, दूसरे कानून का नाम है भारत, दूसरा कानून जो है वह भारत परिषद अधिनियम के नाम से है। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम जो 1861 में आएगा। अब यहां से साथियों कहानी थोड़ा अलग हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि यदि भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। बिना भारतीयों के सहयोग के भारत में सत्ता नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये लोग 1857 में लपटाते बचे थे ना। इन लोगों का 1857 में खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला ही था, लेकिन पता नहीं कैसे लोग बच गए थे, कुछ विश्वासघाती लोगों के वजह से, कुछ चुगलखोर भारतीयों के वजह से। नहीं, ये लोग उसी समय लपटा दिया थे। ठीक, तो अब ये लोग भारतीयों को शासन में सम्मिलित करेंगे। इसी क्रम में साथियों इन लोगों ने 3 कानूनों को पारित किया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये वाला 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इन तीनों में भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया जाएगा, इन तीनों कानूनों में। ठीक, तो इस कानून में जो पहली विशेषता है इस कानून की, वह तो यही है कि भारत शासन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया और बनारस के राजा को सम्मिलित किया गया। बनारस के राजा को सम्मिलित किया गया, पटियाला के महाराजा को सम्मिलित किया गया, पटियाला के महाराजा को सम्मिलित किया गया। ठीक, और एक व्यक्ति और थे, सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को वायसराय की विधान परिषद में सम्मिलित किया गया। इसी कानून में साथियों विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। इसी कानून में क्या हुआ? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या किया गया? तो मद्रास और बॉम्बे यानी कि बंबई, मद्रास और बंबई
मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी, जिनकी शक्ति को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कमजोर कर दिया गया था, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बने थे, उसी कानून में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों की विधायी संबंधी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। मतलब अब केंद्र ही सब कुछ बनाएगा, नियम कानून। अब एक बार फिर इस कानून के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने की, कानून बनाने की एक बार फिर अधिकार दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अब प्रांतों को कुछ अधिकार दिया जा रहा है। इसी क्रम में साथियों, बंगाल में 1862 में, और बंगाल के अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो यह कर दिया गया बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। क्योंकि भाई विधान परिषद होगा तभी तो नियम कानून बनेगा। जब विधान परिषद ही नहीं होगा तो नियम कानून पेड़ पौधे थोड़ी ना बनाएंगे। विधान परिषद होगा जब उसमें कुछ सदस्य होंगे तब नियम कानून वही लोग बनाएंगे। तो विधान परिषदों का गठन कर दिया गया, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति दे दी जा रही है। शासन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। ठीक, इसने साथियों वायसराय की परिषद में वायसराय को अधिक नियम कानून बनाने के लिए शक्तियां देती, मतलब वायसराय की शक्ति को और मजबूत किया जा रहा है। अब राज्यों को ये इन लोगों ने विधायी शक्ति दे दी है, तो ऐसा नहीं है कि वायसराय को बिल्कुल कमजोर कर देंगे, केंद्र कमजोर कर देंगे ना, केंद्र को भी मजबूत बनाएंगे। साथ साथ ये लोग बड़े एडवांस हैं अंग्रेज, ये लोग केंद्र को इतना नहीं कमजोर कर देंगे कि पूरा कमजोर कर देंगे। ये तो इनको बहुत ज्यादा इनका खटिया खड़ी हुआ है, तब जाके ये लोग कुछ अधिकार दे रहे हैं। नहीं, ये लोग तो बिल्कुल अधिकार देने के पक्ष में ही नहीं थे। तो वायसराय को भी थोड़ा मजबूत कर रहे हैं और नियम कानून बनाने में थोड़ा शक्तिशाली, थोड़ा शक्ति दे रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी, मतलब यह था कि वायसराय की जो परिषद है उसके सदस्य एक या एक से अधिक विभागों के प्रभारी बनाए जा सकते थे। मतलब जैसे आजकल नहीं होते मंत्री कि एक ही मंत्री 3-3, 4-4 विभागों का मंत्री बना रहता है, बिल्कुल कहानी वैसी ही है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि एक ही व्यक्ति कई विभागों का प्रभारी हो सकता है। ऐसा भी इस कानून में प्रावधान था। इसी कानून में बिना काउंसिल की अनुमति के वायसराय के पास अध्यादेश जारी करने का आदेश भी था। अध्यादेश जारी करने का आदेश भी था बिना काउंसिल के अनुमति के ही। ये कहानी है भारत परिषद अधिनियम 1861 की। इसके बाद साथियों आता है, इसको मैं यहां तक मिटा दे रहा हूं, इतना मिटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं यहां से कुछ कहानी ले रहा हूं। ठीक, इसके बाद साथियों कहानी आती है 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। क्या नाम है इसका? तीसरा जो है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1800, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम
1892। इस कानून ने साथियों केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की। क्या किया? गैर सरकारी सदस्य मतलब प्राइवेट लोग। कहां कहां? केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतों की विधान परिषदों में अब गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, तीनों में कुछ लोगों को, कुछ भारतीयों को सम्मिलित ही किया जाएगा। तो इसमें भी किया जा रहा है। इस कानून में भी गैर सरकारी सदस्यों का मतलब है कि प्राइवेट लोग जो लगभग भारतीय थे उनको सम्मिलित किया जा रहा है केंद्रीय विधान परिषद में भी और प्रांतों में भी। लेकिन अभी भी केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहा। इसी कानून में साथियों, इसी कानून में बजट पर बहस करने का प्रावधान किया गया कि अब जो बजट पेश किया जाएगा उस पर बहस होगा और सदस्य प्रश्न पूछेंगे और कार्यपालिका उसका उत्तर देगी। तो बजट पर बहस और कार्यपालिका प्रश्नों का उत्तर देगी। ये प्रावधान इसी कानून में किया गया। ठीक, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का भी प्रावधान था। मतलब वायसराय को कुछ शक्तियां दे दी गई जो केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित थी। और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी कुछ लोगों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया इसको, वायसराय को। वहीं प्रांतों में, जिला परिषदों में, विश्वविद्यालयों में, व्यापार संघ में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए गवर्नर को, यानी कि प्रांतों के गवर्नर को शक्तियां दे दी गई जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के परामर्श से प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो वायसराय और गवर्नर की शक्तियां यहां मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसी अधिनियम में साथियों इसी अधिनियम में प्रांतों में और केंद्र में भी जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बना दी गई जो सुझाव देगी कि प्रांतों में और केंद्रों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाए, किनको की जाए। ठीक, इतनी चीजें इस कानून में हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसके बाद आता है एक चौथा अधिनियम आज का जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो भारत का सचिव है वह लॉर्ड मार्ले है और जो वायसराय है वह मिंटो है। तो इन दोनों के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार भी इस कानून को कहा जाता है। इस कानून ने साथियों
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि की। सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में जो अभी तक सदस्यों का संख्या 16 था वो अब 60 हो गया। कितना हो गया? 16 से 60 ही हो गया। 60 ही सदस्य हो गए। प्रांतों में भी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन प्रांतों में संख्या अलग अलग थी, क्योंकि बहुत सारे प्रांत थे। बहुत सारे प्रांतों का मतलब बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, इन सब में विधान परिषद थी, तो इनमें भी संख्या अलग अलग थी, लेकिन संख्या बढ़ा दी गई। ठीक, इसलिए केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत तो बनाए रखा। केंद्र में क्या किया? केंद्र में तो बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा, बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दे दी गई इस कानून से। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था इस कानून का। केंद्र में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना है, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की जो अनुमति है वह इस कानून से मिल गई। ठीक, इसी कानून में साथियों विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। क्या बढ़ाया? विधान परिषदों का कार्यों का दायरा बढ़ाया और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसी कानून में दिया गया। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या है? मतलब कार्यपालिका से, जो कार्यकारिणी परिषद है, उससे प्रश्न सदस्य करेंगे। मान लीजिए कार्यपालिका से प्रश्न पूछा गया कि भाई आप बताइए बजट पे कि बहस करने का प्रावधान तो 1892 के परिषद अधिनियम में ही दे दिया गया था। अब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा है। मतलब यदि मान लीजिए किसी सदस्य ने पूछा कि ये बताइए महोदय कि कितने का बजट आ रहा है इस वर्ष, तो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य ने बताया कि भाई 1 लाख का बजट आ रहा है। तो फिर दोबारा उसी सदस्य ने पूछा कि ये जो 1 लाख का बजट है, ये 1 लाख रुपया कहां कहां पे खर्च किया जाएगा, इसी को अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। मतलब प्रश्न के बाद उत्तर मिला और फिर प्रश्न दाग दिया गया, इसी को अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला वह भारत परिषद अधिनियम 1909 में मिला पहली बार। इसी कानून में जो चौथी विशेषता है, वायसराय की कार्य परिषद में एक भारतीय को सम्मिलित किया गया पहली बार कार्य परिषद में। जो कार्यकारिणी परिषद है, जो टोटल कार्यभार देखती है, उसमें एक भारतीय को सम्मिलित किया जा रहा है, जिनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्य परिषद में सम्मिलित किया जा रहा है और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। इसी कानून में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वह यही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये क्या कहानी है? इस कानून में साथियों यह लिख दिया गया कि अब मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब जहां मुसलमान चुनाव लड़ेंगे वहां मुसलमान ही वोटिंग करेंगे, कोई और जाति धर्म का व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान वोटिंग करेंगे। इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता
लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में आया है। मतलब अब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने भारतीयों को बांटना शुरू कर दिया। अब सांप्रदायिकता को वैधानिकता दे दी गई है, कानूनी जामा पहना दिया जा रहा है। मतलब अब सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आगे चलकर जातियों को भी बांटा जाएगा, जो हम लोग आने वाले समय में 1919 के कानून को पढ़ेंगे तब देखेंगे। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कहिए, वो यही है सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व। इसी कानून ने साथियों प्रेसिडेंसियों में, कारपोरेशनों में, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, जमींदारों को विश्वविद्यालयों में भी अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया इसी कानून ने। तो क्लास कैसी लगी साथियों जरूर बताइएगा, और हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए, और बड़ी तेजी के साथ आप लोग कर भी रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है साथियों कि क्लास को शेयर करते चलिए, और जो लोग कर रहे हैं उनका तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय।